हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज का जो एपिसोड है ये पूरी तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य पर डेडिकेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर और विषय से संबंधित, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मौका है आपके पास। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए, इन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा और जैसे ही आपकी हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, टीवी की आवाज़ को कम करके एक बार में आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। YouTube के माध्यम से अगर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप का नंबर और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस नंबर का प्रयोग भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। तो जल्दी से नंबर लिख लीजिए, नंबर है 7300950889। तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी तरह के आपके अगर जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मौका है आज आपके पास। दर्शकों, ये कहा जाता है महिलाएं जो हैं पूरे परिवार की धुरी होती है। अगर एक दिन महिला बीमार हो जाती है घर में तो आपको समय से खाना नहीं मिलेगा। आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे आपके ज़रूर लेट हो जाएंगे या तो उनको टिफ़िन नहीं मिलेगा। पूरा अस्त व्यस्त घर हो जाता है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ये ध्यान महिलाओं को खुद अपने स्वास्थ्य पर भी देना होगा, क्योंकि जब भी कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है तो आपको लगता है कि ये तो छोटी मोटी परेशानियां हैं और जो ये कल ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये छोटी मोटी सी लगने वाली जो समस्याएं हैं गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच ज़रूर कराइए। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रिंसिपल, दून मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर गीता जैन। डॉक्टर गीता, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। डॉक्टर गीता, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया है और सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए सेलिब्रेशन के लिए। महिलाओं को के स्वास्थ्य को लेकर उनको जागरूक करने के लिए हमेशा एक कैंपेन चलते रहना चाहिए। और क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि पहाड़ों में कहें महिलाओं की अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो महिलाएं जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो सबसे बड़ी बात आपको भी और हमारे तमाम दर्शकों को, जितनी भी हमारी बहनें हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम आज अपने एपिसोड की कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सबसे बड़ी बात है कि छोटी मोटी जो लगने वाली समस्याएं होती ना, इनको वो लापरवाही कर जाती हैं। क्या सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं जिनको ध्यान देना है, रेड फ्लैग्स अगर हम बात करें तो? देखिए, महिलाओं को, जो आपने सही कहा कि महिलाओं का जो कल हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया, लेकिन महिलाओं का ये दिवस तो हर रोज़ के लिए एवरी डे ही हमें मनाना चाहिए। और महिलाओं को जैसे आपने पहले ही बोला कि पूरे परिवार की धुरी होती है महिलाएं, तो एक दिन भी महिला अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा घर ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही सजग होना होगा। और जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो कोई भी छोटी मोटी हम सोचते हैं कि नहीं, अच्छा आज नहीं कल चली जाऊंगी, कल नहीं परसों चली जाऊंगी, आज तो मेरे को ये काम है, आज बच्चे का बीमार हो गया, आज एग्ज़ाम है, तो नहीं। लेकिन हमें ये बात इसको अलग करते हुए सोचना पड़ेगा, नहीं, पहले मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तभी मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको वेस्ट की बात बताऊं या अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेडी, जैसे हम लोग पैप्समियर अमूमन हम बताते हैं कि हर 3 से 5 साल में पैप्समियर कराना चाहिए। तो अगर इंडिया में आप हमें अपनी मतलब माँ, दादी, नानी, दादी को बोलेंगे तो कहेंगे नहीं, अच्छा मैं तो कल करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ठीक हूँ। उनका यही कहना होता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका से कोई लेडी घूमने भी आई होगी ना, उसके 3 साल अगर अब हो रहे हैं या 5 साल उसके हो रहे हैं, उसका टेस्ट जो है तो वो आपके हॉस्पिटल में आके कहेगी मैडम मेरा टेस्ट जो है कर दीजिए। बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा ड्यू हो गया 5 साल हो गया, मैं तो अब अमेरिका 2 महीने बाद पहुँचूंगी, तो मेरे को तो अभी कराना है, तो मेरा आप कर दीजिए। तो ये जागरूकता हमें भी अपनी महिलाओं में लानी पड़ेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक महिला के जीवन में ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एडोलेसेंस
एडोलेसेंट एज आ जाती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है और उसके बाद मेनोपॉजल एज आ जाती है। तो यहाँ पर हम किशोरावस्था से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसके बारे में हमारी बच्चियों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही उनके घर वालों को भी, जिससे वो बच्चों को बता सकें कि किशोरावस्था में किस तरह के बदलाव होते हैं और समस्याएं किस तरह की होती हैं। ये बातचीत हम जारी रखेंगे, इससे पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदपुर मिश्रा है, ताराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए, उनको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उसमें जैसे लौह तत्व है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, पता है कितना देना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहे। बिल्कुल, बैलेंस डाइट के बारे में पूछ रहे हैं आप। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि महिलाओं को, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोटीन बोलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आपको लड़की का वजन 40 किलो है तो 40 ग्राम इसका प्रोटीन उसे लेना चाहिए। और जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि हम लोग पहाड़ के हैं, तो पहाड़ में एक बहुत अच्छी जो हम लोग मैंने देखा कि लोग जो है कि लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं खाना। तो लोहे की आयरन जो है कि अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली किशोर अवस्था में। तो आयरन की कमी जो होना है, और उसमें आप लगेगा कि और जो आप अस्पताल जाओ, कहीं भी जाओ, लड़कियां खूब लिपस्टिक लगा के आ रही हैं और आप खून आपका टेस्ट कराओगे, उनका तो खून निकलेगा 6 ग्राम 7 ग्राम। तो इसलिए जब मतलब मैं हमेशा मरीजों से यही कहती हूँ कि अस्पताल में आए तो प्लीज़ लिपस्टिक मत लगा के आइए, कि हमें पता ही नहीं चलता आपका खून कितना है। तो आयरन के अगर बर्तन में हम खाएंगे तो उससे जो है आयरन हमारा थोड़ा बढ़ेगा। और हरी सब्जियाँ जरूर खानी चाहिए हम सबको। और जैसे प्रोटीन की जो एक सबसे जो अच्छी और जो चीप सोर्स है वो एक सोयाबीन है और दूसरा एग। तो अंडा अगर आप खा सकते हैं, वेजिटेरियन अगर आप हैं तो अंडा आप जरूर लीजिए, तो प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। दूसरा सोयाबीन बहुत अच्छी सोर्स माना गया है प्रोटीन की। और आयरन के लिए हरी सब्जियां और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना, तो इन सब से आप आयरन की पूर्ति भी हमारी होगी और फाइबर भी हमारी डाइट में रहना चाहिए। जैसे जो और सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स, जैसे आंवला विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है। तो आयरन अगर आपको खाना है तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी जरूर चाहिए। तो विटामिन सी आप नींबू में ही मिलेगा, आंवला में भी मिलेगा आपको, या संतरा हो गया या मौसमी हो गई, वो भी हम खा सकते हैं। लेकिन सोयाबीन और जैसे और गुड़ चना, गुड़ जो है जैसे एक यहाँ पे पहाड़ में और ये एक भी अच्छी बात है कि आपने देखा होगा लोग गुड़ चाय पीते हैं। तो चाय जैसे चीनी से कोई फ़ायदा नहीं होता, चीनी केवल मीठा देती है, आपको केवल कैलोरीज दे रही है। लेकिन अगर आप गुड़ खा रहे हैं तो गुड़ इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन की बहुत अच्छी सोर्स है। तो आपका हीमोग्लोबिन भी उससे इम्प्रूव होएगा। तो एक गुड़ खाना और चना, ये दोनों चीज़ें, चने से आपको प्रोटीन मिलेगा, गुड़ आयरन की आपकी एक अच्छी सोर्स हो गई। गुड़ हो गया। दूसरा आप जैसे वो खा सकते हैं, सर्दियों में खजूर आता है तो खजूर आप खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, हरी साग सब्जियाँ, और सीजनल फ्रूट वेजिटेबल खाइए तो आपको ये आयरन की कमी जो है वो आयरन और प्रोटीन की कमी से आप निजात पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट कितना हो, प्रोटीन कितना हो, उसमें वसा कितना हो, ये सारी चीज़ें कोई नाप तोल के नहीं खा सकता। लेकिन हाँ, एक हमारी थाली जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब चीज़ हो, दाल भी हो, चावल भी हो, हरी सब्जी भी हो, एक फ्रूट भी हो। अगर मीठा कुछ खाते हैं तो मीठे के नाम पे चाहे गुड़ हो, चाहे दही बूरा बड़ा खाते हैं लोग, खांड खाते हैं, और ये सारा चीज़ हो तो वो सफिशिएंट है। जी, और सिट्रिक फ्रूट हो या सीजनल कोई फ्रूट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्मली जैसे कहा यह जाता है कि जब हम खाना खाने बैठें तो आधा, कहते हैं हमारी आधी जो थाली है वो हमारी ग्रीन वेजिटेबल से भर जाए, सलाद जिसे कहते हैं, कि जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, जो भी सीजनल आ रहा है वो आप खा लीजिए। और बाकी आधी थाली में आप उसमें आप दाल हो, सब्जी है, चावल है, रोटी है, वो आप उसमें खा सकते हैं। और सीजनल फ्रूट जैसे आपने कहा एक मिठाई भी हो तो ठीक है ना। और जो है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोटीन का इंटेक है, तो जैसे एक आपने आजकल ये भी चलन देखा होगा कि बच्चों घर में स्पेशली आप देखोगे कि बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, कि और जो कुरकुरे उसमें तो मिर्ची नहीं होती मतलब है, जितने भी फास्ट फूड वाली जो चीजें हैं वो सारी अच्छी पसंद हैं, वो सब पसंद है, बच्चों को। और जिनमें कि प्रोटीन नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं उसमें। खाली हम एम्प्टी का, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो आपने पिज़्ज़ा खा लिया, मैदा खाया आपने पिज़्ज़ा में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसे किशोरावस्था की अगर हम बात कर ही रहे हैं, डाइट की आपने बहुत अच्छे से बता दिया है, लोगों को समझा दिया कि किस तरह का खाना उनको खाना चाहिए। अच्छा, किशोरावस्था में किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा?
किशोरावस्था में एक तो जैसे सबसे जो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखोगे हमारा लाइफस्टाइल धीरे धीरे सिडेंट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप देखो कि ओबेसिटी एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से पीरियड में बहुत अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। और दूसरा आप देखो कई बार कि जैसे बच्चे लड़कियां ये भी आते हैं कि फेस पे फेशियल ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। और मेन जो प्रॉब्लम उनको होती है कि एक तो मोटापा बढ़ रहा है और दूसरा वो कहती है कि जी पीरियड्स ने उनको ना टाइम पे नहीं हो रहे हैं। जी, तो मैंने कहा कि अब काउच पोटैटो हम लोग बनते जा रहे हैं, सबको टीवी के सामने बैठना है, या मोबाइल से ही पढ़ाई करनी है, या हम उस पर मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं या टैबलेट से पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज नाम की चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, और ये जो एक आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड में एक लिख के आ रहा था PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम इसे कहते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बैठे बैठे हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। पहले बच्चे भागते थे, दौड़ते थे, चेन करके पिट्ठू फोड़ खेलते थे, बड़े सारे गेम्स खेलते थे, हम लोग स्किपिंग करते थे। तो वो सब खत्म हो गया। उस सबको किसने ले लिया? यूट्यूब ने या टीवी ने ले लिया या मोबाइल, आजकल सोशल मीडिया पूरी तरह से। जी, तो वो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा वेट गेन बढ़ रहा है। तो विशेष साइकिल है, वेट गेन होगा, पीरियड नहीं आएगा और वेट गेन होएगा। और तो इस वजह से जो पीरियड की अनियमितता है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखने में आ रही है किशोरावस्था में। तो उसका मेन कारण यही है कि हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है और हमें जंक खाना है सारे टाइम। डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैम, मैं डॉक्टर गीता जैन से पूछना चाहता हूँ ना, मेरी माँ 96 एज की है, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम, एक रोटी सुबह खाती है, एक रोटी शाम खाती है। ऐसे में 96 एज है, उनका क्या ख्याल रखा जाए? अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी माता जी हैं 98 ईयर्स की हैं, 96 एज की हैं, और वो अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको? जी हाँ, अस्थमा की प्रॉब्लम, उन्हें विलर भी देते हैं, एक टैबलेट भी देते हैं लाइफ में। नहीं समझ पाए हम। अस्थमा की प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। जी मैम, वो खाना बहुत कम खाती है। अच्छा, क्या ख्याल रखा जाए? अच्छा, ओके, खाना बहुत कम खाती, क्या ध्यान रखा जाए? 96 एज है। एक्चुअली एक एज भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उनका मूवमेंट हो सकता है काफ़ी कम हो गया होगा, इस वजह से शायद खाना कम खा रही होंगी। लेकिन अगर ठीक ठाक चल फिर रही हैं, अपना काम कर लेती हैं और रात में नींद ठीक से आ जाती है, तो जो उनको पसंद हो खाना, जितना वो आराम से हजम कर पाएँ तो उतना वो खा लें तो ठीक है। कि जैसे उनको कि हाजमा उनका ख़राब ना हो, उनको उल्टी वगैरह ना लगे, और आराम से अपना काम दिनचर्या अगर ठीक से कर पा रही हैं तो वो ठीक है। और अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो एक बार आप फिजिशियन को ज़रूर दिखाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हमें उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक किशोरियों की अगर हम बात करते हैं तो एक वैक्सीन अभी लॉन्च हुई है हमारी कंट्री में, उसके बारे में आप बताएं। हमारे दून मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? ये सर्वोवैक वैक्सीन करके जो है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो एक कारण है सर्वाइकल कैंसर का। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे देश में लगभग हर 8 मिनट में एक औरत की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो WHO ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि 90-70-90 कि 2030 तक हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी है कि 90 का मतलब कि 90% जो हमारी किशोरियां हैं उनको HPV वैक्सीन लग जाए, और 70% का जो है हम स्क्रीन कर सकें। 70% वुमेन को एक हाई रिस्क टेस्ट है जिसमें हम HR-HPV और पैप्समियर के जरिए हम स्क्रीन करें 35 और 45 साल की एज में। और तीसरा 90-70-90, तीसरा 90 है कि 90% जिनको सर्वाइकल कैंसर या प्री इन्वेजिव कुछ प्री कैंसरस लेशन है उसको हम ठीक से ट्रीट कर पाएँ। तो ये 90-70-90 स्ट्रैटेजी है WHO की 2030 तक, कि 2030 तक हमें 90% लड़कियों को वैक्सीन ये लगा देनी है। तो इसी के तहत भारत सरकार ने ये 9 से 14 साल की किशोरियों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि उनको वैक्सीन, ये HPV की वैक्सीन लग जाए। ठीक है मैम। तो किस एज के बच्चों को लग रही है? और जैसे अभी हमारे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो कहां पर लगवाई जा रही हैं? ये अभी जो ये वैक्सीन जो है 9 से 14 साल के बच्चों को लगाने के लिए लगाई जा रही है। और उत्तराखंड में ये हम लोग यहाँ देहरादून में और हल्द्वानी में 2 जगह इसको स्टार्ट किया गया है। जी, तो इसके लिए 14 साल से कम वाले 9 से 14 साल के बच्चे को वैक्सीन लग जाती है। और इसके लिए क्या कुछ ध्यान रखने वाली बात है या कोई भी बच्चा लगवा सकता है? नहीं, सब लड़कियों को सबको लगाई जाएगी, सबको लगानी है ये। अच्छा, और मैम सबको लगानी चाहिए। मतलब ऐसा ये कोशिश तो पहले से ही थी कि 2-3 साल से पहले से ही कोशिश चल रही थी कि जो है ये सरकारी अस्पतालों में जो है ये इस तरह के वैक्सीन आए जिससे कि हम किशोरियों को, क्या किशोरों को भी इसमें शामिल किया गया है?
जी, अभी किशोरों को नहीं करा गया, लेकिन किशोरों के लिए भी ये वैक्सीन है, क्योंकि ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वॉर्ड्स हो गए या पेनाइल कैंसर है, तो वो भी ये HPV वायरस करता है। तो ये मेल्स के लिए भी रिकमेंडेशन इसमें है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोग्राम के तहत, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। तो इसलिए अभी हम 9 से 14 साल की किशोरियों को इसको दिया जा रहा है। अच्छा, आपने बताया एक हल्द्वानी में लग रहा है ये वैक्सीन, और देहरादून देहरादून में कहाँ पर लग रहा है मैम? देहरादून में ये इसको कोरोनेशन में स्टार्ट किया गया। अच्छा, कोरोनेशन हॉस्पिटल में जिस भी घर में 9 साल से 14 साल के बीच की किशोरियां हैं, तो वो ये सरकारी अस्पताल में जाकर मुफ्त में वैक्सीन लगवा सकती हैं। और ये वैक्सीन लगवानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकें। और पहले जो है ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। अब बड़ी अच्छी सुविधा है ये, एक वैक्सीन तो एटलीस्ट लगी जाएंगी अभी। जी। अच्छा मैम, आप दून मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आमंत्रित हैं और प्रिंसिपल हैं आप, तो दून मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हम पहले आपसे ये जान लेते हैं, फिर आगे की जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। देखिए, मैंने दून मेडिकल कॉलेज में 2024 जुलाई में मैंने ज्वाइन किया। तो एक, अगर आपको ऐसे हम लोग सोचे सरकारी तंत्र का, सरकारी अस्पताल के दिमाग में आता है कि बहुत भीड़ होगी, OPD में जाएंगे, पता नहीं नंबर कब आएगा। तो अब अगर आप दून अस्पताल में जाएंगे तो हमने रजिस्ट्रेशन जो है वो हर फ्लोर पे खोल दिया है। तो और आपको हर फ्लोर पे हमने हर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बना दिए हैं, तो हर फ्लोर पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन होएगा, और किसी भी फ्लोर पे किसी भी OPD का हो सकता है। जैसे हमारे जो गायनी की OPD है, वो गायनी की और स्किन की OPD और सर्जरी, वो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन आप वो रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट फ्लोर पे ही बना सकते हैं। सेकंड से मान लीजिए आपको अपने फादर को डेंटल में दिखाना है, जो कि हमारे 4थी मंजिल पे है, तो 4थी मंजिल पे आपने अपने पिताजी का भी पर्चा बना सकते हैं, गायनी का ही बना सकते हैं। तो अब एक तरह से भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो हर फ्लोर पे आपको रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। दूसरा हमारा जो है कि हमारा जो इमरजेंसी OT है वो 24/7 हमारे 3 OTs हैं, तो 24/7 वो OTs हमारे चल रहे हैं, जिसमें सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और अगर ENT, कभी कभी जैसे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, कुछ प्रॉब्लम इमरजेंसी में जाना पड़ता है, या कोई ट्रॉमा आ गया, हड्डी के ऑपरेशन, तो 24 घंटे वो ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं। और जो है डायलिसिस, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि डायलिसिस जो है पहले हमारे यहाँ हम लोग एक ही शिफ्ट में डायलिसिस करते थे। आज की तारीख में हम डायलिसिस जो है हम लोग 2 शिफ्ट्स में कर रहे हैं। तो और लगभग हमारे 20 से 25 पेशेंट्स की डायलिसिस हम हर रोज़ कर रहे हैं। और काले पीले के पेशेंट्स की डायलिसिस भी दून अस्पताल में उपलब्ध है, क्योंकि काले पीले के लिए मशीन अलग रखनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास अलग मशीन है। ICU के बेड्स हमारे पास लगभग 150 हमारे ICU के बेड्स हैं। तो मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद करीब मैंने 70-80 बेड्स और खोले, तब हमारे पास 150 ICU बेड्स हैं। और दूसरा जो है कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो अल्ट्रासाउंड आपका शहर में अगर आप कराओगे, जो 3D अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या कलर डॉपलर, या जिसे आप लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हो, तो वो अगर आप प्राइवेट कराओगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमने PP मोड पे स्टार्ट करी है, और सुबह 9 से रात के 10 बजे तक वो सुविधा उपलब्ध है, और वो गवर्नमेंट रेट्स पे उपलब्ध है, CGHS रेट्स पे उपलब्ध है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे पास दूर में सुपर स्पेशलिटी OPD सारी चल रही हैं। हम लोग के पास कार्डियोलॉजी है, तो हम लोग जो स्टेंटिंग है, जिसको आप एंजियोप्लास्टी कहते हैं, वो हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ न्यूरोसर्जन है, तो न्यूरोसर्जन 2 न्यूरोसर्जन से न्यूरोसर्जरी के ऑपरेशंस हमारे यहाँ सब हो रहे हैं। हमारे यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट में 2 यूरोलॉजिस्ट हैं, तो किडनी के सारे ऑपरेशन, चाहे दूरबीन विधि से हों या नीचे से हों, वो सारे ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं। और जो हमारे पास अब प्लास्टिक सर्जन भी आ गए, तो प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशंस भी हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो दून में ये बिसाइड जो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी हैं। और रेडियोलॉजिस्ट में हमारे यहाँ प्रोफेसर ने ज्वाइन कर लिया है, तो हमारे रेडियोलॉजिस्ट भी है। तो हमारे यहाँ लगभग अभी आज की तारीख में हमारे पास 80 PG सीट्स है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। दून में हम MBBS बच्चों को तो 150 का बैच है, हम हर साल 150 बच्चे MBBS के लेते हैं, और साथ में हमारे PG के लगभग 80 बच्चे लेते हैं। और इस साल मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हम लोग न्यूरो सर्जरी में और यूरो सर्जरी में और प्लास्टिक सर्जरी में और रेडियोलॉजी में भी हम PG सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें वो वाली सीट्स भी हमारी आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, कई बार सुनने को मिलता है कि दून अस्पताल गए थे, इतनी वेटिंग है तो हमें बाहर से करवाना पड़ गया। क्या अभी वही स्थिति है कि आजकल जो है जिस तरह से पर्चे बन रहे हैं आजकल हर फ्लोर में, तो आजकल अगर अल्ट्रासाउंड के लिए कोई जा रहा है, अक्सर सुनने को ये मिलता था, अखबारों में भी बड़ी सुर्खियाँ आती रहती हैं कि भाई हाँ दून हॉस्पिटल गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए और मशीनें ख़राब हैं, या फिर किसी कारणवश ऐसा हुआ कि अल्ट्रासाउंड वेटिंग में है।
नहीं मैडम, अब तो ऐसा नहीं है। हमने लास्ट ईयर से ही CGHS रेट्स पे 2024 से ही हमने कर दिया था शुरू, और लास्ट ईयर से पहले हमारे पास एक रेडियोलॉजिस्ट था, तो लास्ट ईयर से हमारे पास अब 3 रेडियोलॉजिस्ट हमारे राउंड द क्लॉक बैठते हैं। और मैंने बताया सुबह 9 से रात के 10 बजे तक। और अगर आपको ये पता होगा कि प्राइवेट में अगर आप सुबह इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं, आपके पास डेट नहीं है, उन्हें टाइम नहीं दे रखा, तो चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। और 3D अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर के चार्जेस 4 से 5 हज़ार, और इमरजेंसी आवर्स में और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेकिन हम गवर्नमेंट रेट्स पे, जो CGHS के सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब रेट्स हैं, उस पे हम कर रहे हैं। और एक दूसरी बात ये है कि हमारे जो ANC प्रेगनेंसी वाले अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो राउंड द क्लॉक सुबह 9 से 3 तक हमारे यहाँ चलते रहते हैं। बिल्कुल, मैं क्योंकि आज हमारा जो एपिसोड है पूरी तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य पर डेडिकेटेड है, तो मैं अगला प्रश्न आपसे यही जानने वाली थी कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो किशोरावस्था की बात कर लें हम, चाहे वो गर्भावस्था के दौरान जितनी भी जांचें होती है उसकी बात कर लें, या फिर हम मेनोपॉजल एज की बात कर लें, किस तरह की सुविधाएं हमें देखने को मिलेंगी? दून अस्पताल में देखिए, जो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी पूरी की पूरी फ्री है। ANC की जांचें से लेकर अल्ट्रासाउंड तक भी ANC का फ्री, इवन डिलीवरी भी फ्री है। और इवन ICU में अगर भगवान ना करे किसी को जाना पड़े तो ICU फैसिलिटी भी फ्री है। तो गवर्नमेंट ने JSSK करके प्रोग्राम चलता है सरकार का, उसमें पूरा फ्री है। और एक ईजा बोई योजना उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है वो, तो उसमें जो पेशेंट जो है 48 घंटे अस्पताल में रहता है, तो उसको 2000 रुपये एक्स्ट्रा उसको अलग दिए जाते हैं, उसके अकाउंट में जाते हैं। और JSSK के हर मरीज को जो 1400 रुपये और 1000 रुपये, 1400 रुपये जो रूरल वाले हैं, मतलब जो गांव से आते हैं, और 1000 रुपये जो शहर वाली महिलाएं हैं उनको मिलता है। तो ये प्रोग्राम, मतलब ये हमारे देश में और हमारे दून मेडिकल कॉलेज में भी चल रहा है, और सब महिलाओं को इसका ट्रीटमेंट, पूरा प्रेगनेंसी का पूरा ट्रीटमेंट फ्री है। और हमारे जो पर्चा है ANC का तो सारा फ्री ही हो गया, और जो पर्चा है वो 20 रुपये का बनता है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि जो प्री मेनोपॉजल वाली, पेरी मेनोपॉजल वाली, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एग्जामिनेशन तो जैसे 20 रुपये के पर्चे पे ही होता है, लेकिन पैप्स में जो मैंने कहा कि हर 5 साल में हमें, हर 3 साल में, 20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, 21 साल से हमें 30 साल तक हर 3 साल पे पैप स्मेयर कराना चाहिए। और 30 से 65 तक या तो हम हर 3 साल पे पैप स्मेयर कराएं, और अगर HPV भी करा पा रहे हैं तो हर 5 साल पे HPV अलॉन्ग विद पैप स्मेयर हो रहा है तो वो हर 5 साल पे कराना पड़ेगा 65 साल तक। तो ये सुविधा दूध में उपलब्ध है, और हम इसका हर पेशेंट का हम लोग करते हैं। बिल्कुल, तो एटलीस्ट मिनिमम 35 से 45 हम 2 जरूर करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं। अब पैप स्मेयर की जब भी बात आती है तो पेशेंट भाग जाता होगा, उसको लगता है पता नहीं क्या है, कौन सा टेस्ट मैं है, इसमें मैं और आपको क्यों मतलब जरूरी है पैप स्मेयर? नहीं, मैं इस बात में आपको डिफर करना चाहूँगी कि नॉर्मली हम जिसको भी कहते हैं पैप स्मेयर कराओ, तो आजकल सब लोग अपनी, मेरे को लगता है कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा अब समझदार हो गए हैं, तो उनको ज़्यादा कटिबद्ध हैं वो लोग, तो आजकल सब लोग पैप स्मेयर अपना कराते हैं। हम कहते हैं तो कराते हैं, नहीं, वो OPD प्रोसीजर है मैडम। क्या OPD में आता है तो हम तुरंत उसका पैप स्मेयर कर देते हैं, और वो तुरंत इस 5 मिनट जॉब, कुछ नहीं होता उसमें, तो पैप स्मेयर कर देते हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं, उसी सिटिंग में हम चेकअप भी करते हैं, मतलब पेशेंट को 2 बार हम उसको प्रॉब्लम ना हो तो एक ही सिटिंग में पैप स्मेयर भी करते हैं, और चेकअप भी सेम सिटिंग में करके उसको भेज देते हैं। तो इसलिए पैप स्मेयर जो है वो उपलब्ध है, और हम लोग कर रहे हैं उसको। दून मेडिकल कॉलेज की सारी सुविधाओं के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हम पहाड़ों की बात करें, दुर्गम क्षेत्रों में महिलाएं वहाँ पर भी बहुत हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से कुछ ऐसी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, मिस हैपनिंग हो जाती है फैमिली में, जो चाहते नहीं हैं वो। एक गर्भवती महिला वहाँ से पहाड़ से नीचे, अगर हम शहरों की बात करते हैं, देहरादून की हम बात करते हैं, तो यहाँ सारी सुविधाएं हैं, पहाड़ों में नहीं हैं। क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें? देखिए, आपने ये बात सुनी होगी कि बड़े लोग कहते हैं हमारे घर में कि जो है डिलीवरी जो है ना, वो औरत का दूसरा जन्म होता है। तो डिलीवरी में कब क्या हो जाए उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग की ये इच्छा रहती है कि जितनी भी डिलीवरीज हैं वो सारी अस्पताल के अंदर हों, एक बात। और दूसरा जो है कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सब सेंटर्स बने हुए हैं, तो महिला का प्रेगनेंसी अगर होती है तो हर महीने चेकअप जरूर कराए एक बार। जब को उसको जैसे पीरियड मिस होता है तो उसको ये तो पता चली जाता है सास को, माँ को, कि भाई हाँ प्रेगनेंसी हो गई है इसको, तो हर महीने वो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे ये मान्यता है कि मतलब घर की बड़े बूढ़ी ये कहते हैं हम तो कभी अस्पताल गए नहीं, इसको क्या ज़रूरत हो रही है अस्पताल ले जाने की। तो ये इस मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि पहले तो जैसे ये भी था ना कि
भाई जान की कीमत ही नहीं थी, मर गई दूसरी आ जाएगी, दूसरी गई तीसरी आ जाएगी। तो मतलब वो ऐसा हम क्यों करें? हमारी जो माएँ हैं हमारे, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं हम कहते हैं कि हम लोग कोई ताजमहल नहीं चाहिए। जैसे पिक्चर से हमने देखा होगा, कहते हैं कि किसको बचाएं, माँ को बचाएं कि बच्चे को? नहीं, मैं कहूँगी हमें पहले माँ को बचाना है। तो माँ हमारे लिए प्राइम है। पहले अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। बिना माँ के बच्चे की अहमियत आप सब समझ सकते हैं कि बिना माँ के बच्चे की कितनी बेकदरी होती है। तो माँ को हमें पहले बचाना है, तो इसलिए माँ का स्वास्थ्य हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि माँ स्वस्थ रहेगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ होगा तभी हमारा समाज स्वस्थ होएगा, तभी हमारा देश स्वस्थ होएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ये सुनने को मिलता है, अब आशा की हम लोगों को सबको पता है कि हर 1000 की आबादी में एक आशा है और एएनएम सेंटर्स भी हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि कई बार सुनने को मिलता है कि भाई एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई या फिर रास्ते में कहीं इस तरह से डिलीवरी हो गई, ये किस वजह से हो जाती है? इसका यही देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि डिलीवरी जो औरत का दूसरा जन्म होती है। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी हुई, उसके बाद एकदम से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आपने सुना होगा कि मुमताज़ महल डिलीवरी के बाद जो है बहुत ब्लीडिंग के बाद उनकी डेथ हो गई है। तो वो तो राजा थे, तो उन्हें तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स ला के एक हकीम खड़े कर दिए होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ आपने एंटिसिपेट नहीं करी, सब कुछ ठीक था, एकदम से लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप एक बार दिखाते रहें, अगर आपने हर महीने आप चेकअप करा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएंगी। जैसे अगर पेशेंट किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो चलता फिरता बंदा तो वो आपको लगेगा ठीक ठाक तो है ये, लेकिन जब बीपी आप नापेंगे तो कह रहे ब्लड प्रेशर तो इतना हाई है। तो ऐसे मरीज को दौरे पड़ने में देर नहीं लगती। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है किसी का, या किसी का खून की कमी है, आप पेशेंट चलते फिरते आ रही है अब लेकिन पूरी सूजी हुई है, खून टेस्ट कराओगे खून 4-5 ग्राम आ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए संस्थागत प्रसव पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर किसी इमरजेंसी कुछ ऐसी आ भी जाती है तो एटलीस्ट वहां पर कुछ तो केयर की जा सकती है, बचाया जा सकता है अगर वक्त रहते आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो महिलाएं होती हैं, एक तो शाय नेचर की होती हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है, यूटीआई की प्रॉब्लम बड़ी होती है महिलाओं को, अगर है तो उसके सिम्टम्स और क्यों उसकी जांच करवानी ज़रूरी है? देखिए, यूटीआई की प्रॉब्लम इसलिए है कि फीमेल यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है और शादी के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी मतलब या कंटैक्ट के होने के बाद प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है यूटीआई की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग कहते हैं कि जितना अगर जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना ना, और क्या आप जैसे एक बार करा दोबारा आपको लग रहा है, फिर से बार बार अर्ज का होना, तो ये इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो जाती है, दर्द होता है। तो ये अगर सिम्टम्स हैं तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इन चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं कि एक तो पानी हम ज़्यादा पिएं, एक बात, और दूसरी बात ये है कि संभोग के बाद यूरिन करना वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो जेनिटल एरिया को साफ़ करना है तो वो नॉर्मली लोग क्या हम कायदे में आगे से पीछे की तरफ साफ़ करना चाहिए। तो लोग अगर उल्टा करेंगे तो वो भी एक कारण होता है यूटीआई ज़्यादा होने का। ओके, तो उस पर ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी तरह की दिक्कत है, दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाना। महिलाएं जाना ही नहीं चाहती हैं, उनको लगता है कि ये तो एक सामान्य बात है। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप ये नहीं इसको दिखाएंगी तो आपकी किडनी तक डैमेज हो सकती है। तो अगर नहीं दिखाएंगी तो वो आपको दिखाना ज़रूर। कभी कभी ब्लड भी आना लग जाता है और हो सकता है क्या पता कोई किडनी में स्टोन हो या यूरेटर में कोई स्टोन पड़ा हो, और कभी कभी ब्लड आने लग जाता है, तो वो दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने किशोरावस्था की बात कर ली, और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किसी भी उम्र की महिला के साथ हो सकता है, वो है रक्ताल्पता, और हमारे देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है। इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं और किस तरह से बचे ये भी बता दीजिए। देखिए, अनीमिया बहुत, जैसे अनीमिया कहते हैं जैसे साइलेंट किलर, और अनीमिया दिखता नहीं है हमको। तो अनीमिया एक बहुत बड़ा कॉज है लेडीज़ में, जिसकी वजह से इवन मैटरनल मोर्टेलिटी तक हो जाती है। क्योंकि अनीमिक मदर है तो अगर वो अनीमिक लड़की थी, शादी हुई, अनीमिक माँ बनेगी, वो अनीमिक बच्चे को ही जन्म देगी, और हो सकता है जन्म देते समय मतलब माँ को कुछ हो भी सकता है। तो अनीमिया को जो है हमें बच्चों को भी जैसे स्कूल में अच्छा क्या एक प्रोग्राम क्या हुआ कि अब स्कूल में जैसे क्या होता है, लड़कियां पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं, तो स्कूल में आपने सुना होगा कि आजकल जो है आयरन की टैबलेट्स दी जा रही हैं। हमें अनीमिया मुक्त प्रोग्राम हमारा देश में चल रहा है, तो वो किशोरियों के लिए भी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी है। तो आयरन की हम टैबलेट दे रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करें कि हर
तीन महीने के लिए आयरन की टैबलेट दी जा रही है। वो 60 मिलीग्राम जिसमें एलिमेंटल आयरन है, तो वो टैबलेट दी जाती है और डीवर्म कर रहे हैं। हर साल हम लोग डीवर्म की एक कीड़ा निकालने वाले की दवा दी जा रही है। तो वो गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन जो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया तो वो उससे वंचित रह गई। स्कूल में ये एजुकेशन दी जाती है कि भैया ग्रीन लीफी हरी सब्जियाँ आप खाओगे तो आप लोहे के बर्तनों में पकाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। आप गुड़ खाओगे। अगर हम कहें तो कैसे पता चलेगा कोई एनीमिक है? जैसे मैं बहुत थक जाती हूँ, जैसे वो कहेगी मुझे थकान जल्दी हो जाती है, घबराहट होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। मैं पढ़ती तो हूँ, मुझे याद नहीं होता, याद भी कर लिया, आज याद हो गया कल भूल जाती, रिटेंशन पावर मेरी ख़त्म होती जा रही है ना। या हाथ पैरों में दर्द होना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, चिड़चिड़ापन है ना किसी चीज़ में। अच्छा, अगर आप साइंस की बात, या वो कहेगी मेरा मिट्टी खाने का बहुत मन होता है या चौक खाती हूँ मैं। बहुत सारे घरों में आपने देखा कि मेरे घर में एक लेडी थी तो बोलती कि मैडम मेरी बच्ची वो आई बोलने कि मेरी मैडम वो दीवार चाटती रहती है, चूना चाटती है। अच्छा, तो हिस्ट्री ऑफ पाई का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नंगे पैर चलते हैं तो हुकवर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है। या दूसरा लड़कियों को ये ब्लीडिंग ही ज़्यादा होती है तो वो भी एक कारण है अनीमिया होने का। तो ये सब चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी बेटी कमज़ोर हो रही है, उसका पढ़ने मन नहीं लगता या वो सुस्त हो गई है, सब बच्चे खेल, अभी तक तो कल तक तो खेलती थी, पिछले 1 साल तक, तो अब खेलना बंद कर दे, बाहर नहीं जाती कि मुझे थकान रहती है सारे टाइम, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। बिल्कुल, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एनीमिक अगर कोई बच्ची है रक्ताल्पता से ग्रसित है तो उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जांचों की जब भी बात आती है ना, उम्र कोई भी हो तो लेकिन जांच पहले जल्दी से करवाना नहीं चाहते कोई, अगर करवानी है तो कब से हमें जांच शुरू करवा देनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है सबको करवाना? देखिए, हम लोग जो है, जैसे अगर कोई लड़की आती है तो एक HB ब्लड की, खून क्या है उसका ब्लड ग्रुप, और उसका एक यूरिन का टेस्ट कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये हमें ज़रूर कराना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो जो सरकार की तरफ से सारी जांचें फ्री हैं, जो जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन कराते हैं, उसका यूरिन कराते हैं, ब्लड ग्रुप कराते हैं, और उसके जो वायरल मार्कर्स हैं, और एक ब्लड शुगर। आज ये भी आप लोग सबको पता है कि हम इंडिया जो है एशिया की डायबिटिक कैपिटल है, तो हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम लोग प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का टेस्ट होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो और सारे वायरल मार्कर्स। अच्छा, एक दूसरा, हमें सब हिमालयन रीजन में हम लोग बैठे हैं, उत्तराखंड में हम लोग बैठे हैं, तो हमारे यहाँ थायराइड की भी काफ़ी समस्या है, तो एक थायराइड का टेस्ट भी, तो ये हम लोग प्रेगनेंसी में ज़रूर हम सब लोग कराएं। और एक अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी में तो खैर अल्ट्रासाउंड होता ही है, जिसको हम पहले शुरू के 3 महीने में एक कराते हैं, फिर एक हम लोग लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करते हैं जो 5 महीने पे होता है, और एक टुवर्ड्स एंड 8वें-9वें महीने में कराया जाता है। तो ये हम लोग का ये जरूर प्रेगनेंसी के टाइम पे तो फिर भी जांचें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हमारा देश नंबर 1 पे है ब्रेस्ट कैंसर के मामले में। इसके मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें पैप्समियर कराना बहुत ज़रूरी है। तो WHO की जो 90-70-90 स्ट्रैटेजी है, तो उसमें हमें पैप्समियर हर 20 से 30 साल की उम्र में हमें हर 3 साल में पैप्समियर कराना बहुत ज़रूरी है, और 30 से 65 तक हम हाई रिस्क HPV के संग पैप्समियर अगर करें तो हर 5 साल में, और खाली पैप्समियर तो केवल 3 साल में हमें कराना होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि महिलाएं फिर भी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे देती हैं, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना कितना ज़रूरी है, चलते चलते एज अ सजेशन? इसमें मैं बस एक बार आप एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि हमें बिसाइड्स पैप्समियर हमें एक मेमोग्राफी भी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को देखने के लिए, और बोन डेंसिटोमेट्री भी हमें करानी चाहिए कि हमारी बोन्स वीक तो नहीं हो रही, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है मेनोपॉजल लेडीज़ में स्पेशली। तो हमें बोन डेंसिटी के बारे में भी जरूर हमें अपना कराना चाहिए चेकअप, और एक मेमोग्राफी के बारे में भी। मतलब ये ज़रूरी है पैप्समियर, मेमोग्राफी और बोन डेंसिटी, और एक अल्ट्रासाउंड जरूर, एक अल्ट्रासाउंड जरूर से हो जाए, हम लोग का ये जाँचें जरूर हो जाए कि अल्ट्रासाउंड की भी, मान लीजिए कभी कभी कुछ जैसे ओवरी का जो ट्यूमर होता है, कभी कभी वो साइलेंटली पड़ा रहता है। बंदे हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए चलते चलते एज अ सजेशन। आप क्या इमोशनली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है एक महिला के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता। जी, इमोशनली, फिजिकली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि लेडी ही पूरे परिवार की धुरी वही है।
तो और इमोशनल की जिसे आपने खुद ही का कोई बात नहीं करता, लेकिन अब लोग आगे आ रहे हैं। जैसे कि दीपिका पादुकोणे जी वो आगे आई, उन्होंने बताया कि मैं मेंटल प्रॉब्लम मुझे थी और उससे जूझ रही थी और अब वो स्वस्थ हैं। तो ये हमें अब ये भी एक डिजीज़ है, हम इसको टैबू ना समझें, और ये भी एक बीमारी है, ये सोच के हम चलें। और जैसे बाकी बीमारियों का इलाज होता है ऐसे इसका भी इलाज है। बिल्कुल अपने अंदर ना रखें, जी जी, बात करें, बताएं, दिक्कत है तो जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, समय सीमा में बंधे हैं इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आज हमने जितनी भी चर्चा की है, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।